Hello everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture we are going to do the class 12th sociology chapter number 4, that is the market as a social institution, multiple choice questions. यानी आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज. आई होप सो चैप्टर आपका कंप्लीट है और चैप्टर के हर एक टॉपिक को एज सच मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है, आपने भी उसको पढ़ लिया है और चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ चुका है. हम हमारे इस चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अब बारी आ जाती है एमसीक्यूज की. सो हमारे आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारे इस चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं. साथ ही साथ आपको एक जनरल आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. सो आई होप सो कि आप सभी रेडी हैं. सो वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. What is the name of Adam Smith's book? Adam Smith की जो बुक है उसका नाम क्या है? Nation is wealth, wealth and health, tribal wealth और the wealth of nations. सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इजी सा आंसर. आई होप सो कि आप सबको ये याद है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी. एंड आपके सामने A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं एंड द करेक्ट आंसर इज, जल्दी बताइए मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में, मुझे आप सबसे आंसर चाहिए हैं कमेंट सेक्शन में. एंड द करेक्ट आंसर इज yes, very good, it is option D, that is the Wealth of Nations. The Wealth of Nations is the book that is written by Adam Smith. Fine, तो ये basic questions, factual. Now let's move on to the next question, that is question number 2 and I hope so कि आप मुझे जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. Okay, so this is question number 2. Dash refers to the place where things are bought and sold, a gathering of buyers and sellers or a category of trade or business. कौन सी ऐसी प्लेस है जहां पर चीजों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, एक ऐसी गैदरिंग जहां पर बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं और ट्रेड बिजनेस की कैटेगरी भी होती है. मतलब जहां ट्रेड भी होता है, जहां पर बिजनेस भी होता है. क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर आप सबको आता है ना. मार्केट, कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन. A, B, C और D. वेरी गुड, इट इज ऑप्शन A, दैट इज मार्केट. पहले ही बता दिया था, आंसर ऑप्शन सुनने से पहले ही आप लोग ने आंसर दे दिए थे एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, मार्केट. तो आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में. गलत भी होगा तो चलेगा, यहाँ से फिर क्रॉस चेक करना, इससे ये पता चलेगा कि एटलीस्ट आप पढ़ाई कर कैसी रहे हो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है. फाइन, ओके, let's move on to next question, that is question number 3. Alfred Gell's Thorai market layout symbolizes the dash social relations going beyond to economic functions. Alfred Gell's ने एक थोराई मार्केट का लेआउट बताया जो सिंबलाइज करा था डैश सोशल रिलेशंस को. किस तरह के सोशल रिलेशंस को? जो इकोनॉमिक फंक्शन के बियॉन्ड थे, मतलब अलावा इकोनॉमिक फंक्शंस की कुछ सोशल रिलेशनशिप्स उनको यहाँ पर देखने को मिली. वो किस तरह की थी? दोहराई मार्केट की बात हो रही है. ओके, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको. एंड द ऑप्शंस आर सब्सिडीज, कॉमोडिफिकेशन, जजमानी सिस्टम और हायरार्कियल इंटर ग्रुप. सब्सिडीज, कॉमोडिफिकेशन, जजमानी सिस्टम, हायरार्कियल इंटर ग्रुप. एंड द आंसर इज यस. जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर डी बोला है वो करेक्ट है. यहाँ पर एक तरह का सोशल रिलेशनशिप हमको देखने को मिला जो कि हायरार्कियल था, इंटर ग्रुप था. ये इकोनॉमिक रिलेशन से या इकोनॉमिक फंक्शन से भी बियॉन्ड था. तो यहाँ पर हमको अल्फ्रेड गेल्स ने दोहराई मार्केट के लेआउट में सिंबलाइज किया था हायरार्कियल इंटर ग्रुप सोशल रिलेशंस के बारे में, दैट आर बियॉन्ड इकोनॉमिक फंक्शन. इज दैट क्लियर? फाइन, ओके. समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे फटाफट से आंसर करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ट्रेडिशनली डैश वर द बिजनेस कम्युनिटीज. ट्रेडिशनली बिजनेस कम्युनिटीज कौन सी हुआ करती थी? ओके, ऑप्शंस मारवाड़ीज, धोराई, वैश्य, जैन. क्या है करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज वैश्य. हमको ये पता है कि मतलब हम सभी जानते हैं कि 4 वर्ण सिस्टम पहले हुआ करता था.
है ना। पहले जो है 4 वर्ण सिस्टम चलता था। इस 4 वर्ण सिस्टम में क्या होता था कि देयर वर ब्राह्मण्स, ओके, देन देयर वर क्षत्रियस, ओके, देन वैश्य एंड देन शूद्र। सो द क्लासिफिकेशन वॉज एज सच कि जो ब्राह्मण्स हैं दे आर टू स्प्रेड नॉलेज, ये नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, टीचिंग जॉब करेंगे, ठीक है। जो क्षत्रिय होंगे वो रूलर्स होंगे, ओके। देखो यहाँ पर इनको क्या माना गया कि दीज विल स्प्रेड नॉलेज, नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। एंड जो आपके क्षत्रिय होंगे वो कौन होंगे, रूलर्स होंगे, जो रूल करेंगे और साथ ही साथ में अपनी प्लेस, मतलब जो अभी स्टेट है या जो भी अपना नगर है उसकी सुरक्षा करेंगे। जो वैश्य होते थे दीज वर द ट्रेडर्स, ये जो थे ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे, बिजनेसमैन वगैरह हुआ करते थे। एंड शूद्रास वर दी सर्विस पीपल, जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते थे, सर्विस क्लास भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके से ट्रेडिशनली एक जो 4 वर्ण सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर था उसमें वैश्य जो थे वो ट्रेडर्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे। यहाँ भी पूछा गया कि ट्रेडिशनली बिजनेस कम्युनिटीज कौन सी हुआ करती थी। सो वैश्यास वर दी ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। फिर बाद में ऐसे मारवाड़ीज वगैरह से भी इन सारी चीजों को रिलेट किया गया, बट व्हेन दे आर आस्किंग ट्रेडिशनली सो इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डैश अलाउड मर्चेंट्स टू एंगेज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इनमें से ऐसा क्या है जिसने मर्चेंट्स को अलाउ किया कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में एंगेज हो सकते हैं, एक जगह से बहुत दूसरी जगह जो कि बहुत दूर है वहां तक ट्रेड कर सकते हैं। हाउ दिस बिकेम पॉसिबल? कास्ट, हुंडी, बैंक्स या किनशिप? सोचो, सोचने की कोशिश करो थोड़ा। किनशिप रिलेशंस हम जानते हैं, है ना, जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, लेकिन मतलब एज सच दूर के रिश्तेदार जो हुआ करते हैं, जैसे मामा, चाचा, फूफा, ये सब आपके किनशिप रिलेशंस हो गए। बैंक्स, you all know. Hundi is also related with this only. Then caste. And the correct answer is, क्या चीज थी जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पॉसिबल था? सो द करेक्ट आंसर इज हुंडी। देखो हुंडी भी ना एक तरीके से ऐसे समझो बैंक की ही तरह होता था, जहां पर जो ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे, मर्चेंट्स वगैरह हुआ करते थे, वो वहां से मतलब एक्सचेंज उनका अच्छे से हो जाया करता था। तो इस हुंडी की वजह से ही इसको किस तरह का एक पेपर वगैरह बोला गया है, आपकी बुक में दिया है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले एक्सप्लेन नहीं करा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में आएंगे, आपको चैप्टर को रीड करना है। आप ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, आप इनको देखोगे अपने बुक में तो आपको सीधे सीधे एक लाइन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट द थिंग इज कि जब तक आप रीड नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि एमसीक्यू कैसे बनने वाले हैं। वो ना बस चैप्टर में से ही कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के कोई लाइन ले लेते हैं, एक आध वर्ड उसमें से इधर उधर कर देते, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ये एक पैटर्न को समझना होगा। साथ ही साथ जो ब्लू बॉक्सेस वगैरह आपकी बुक में दिए रहते हैं जिसमें और इन्फॉर्मेशन रहती है, आप उसे भी अच्छे से रीड करो, वहां से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, बट आप और भी ज्यादा अपने चैप्टर्स को रीड करो, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, तो कोई भी एमसीक्यू होगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे, राइट। ओके, नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सुनिए। The most famous of the early political economists was Adam Smith, who in his book Dash attempted to understand the market economy that was just emerging at that time. Smith argued that the market economy is made up of a series of individual exchanges or transactions which automatically create a functioning and ordered system. क्वेश्चन समझ में आ गया या मैं समझाऊं? एक काम करो, ऑप्शंस और सुन लो। ऑप्शन ए, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ऑप्शन बी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, या ऑप्शन डी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एडम स्मिथ की बुक कौन सी है,
अब आप सोचेंगे कि मैम ये क्वेश्चन तो पहले भी हो गया था, दोबारा क्यों? यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, वहाँ डायरेक्टली पूछा गया था एडम स्मिथ की बुक, यहाँ थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे, बोल रहे कि अर्ली पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, इनने अपनी बुक में बताया था मार्केट इकोनॉमी के बारे में जो उस टाइम पर इमर्ज हो रही थी। स्मिथ ने ये बोला कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो बहुत सारे मतलब जिसमें इंडिविजुअल एक्सचेंजेस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिकली एक फंक्शनिंग और ऑर्डर सिस्टम क्रिएट कर देती है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है ना। एज सच वी नो हु इन हिज बुक और आगे डैश लगाया तो बुक की बात हो रही है, बट हमको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो हो सकता है कुछ और आंसर होगा, कुछ और ऑप्शन होगा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है या वो आपसे घुमा फिरा के भी पूछ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। एंड द बुक इज वी ऑल नो दैट इज ऑप्शन बी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। फाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, स्पेशली सोशियोलॉजी में तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Sociologists view markets as social institutions that are constructed in culturally specific ways. Like for example, markets are often controlled or organized by particular social groups or classes and have specific connections to other institutions, social processes and structures. Sociologists often express this idea by saying that economies are socially dash. तो सोशलॉजिस्ट जो है वो मार्केट को मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट्स होते हैं ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये कल्चर से रिलेट करके मार्केट्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, मार्केट्स को कोई सोशल ग्रुप या कोई क्लास कंट्रोल या ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, उसके स्पेसिफिक कनेक्शंस होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस, सोशल प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स के साथ में। सोशलॉजिस्ट ऑफन इस आइडिया को एक टर्म्स के साथ में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इस तरह के जो मतलब दैट इकोनॉमीज आर सोशली डैश, तो वो टर्म क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि उन्होंने बोला कि सोशलॉजिस्ट ने मार्केट्स को बोला कि ये जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को या मार्केट्स को सोशलॉजिस्ट ने कैसे बताया है? इकोनॉमीज आर सोशली डैश, कंसोलिडेटेड, इरेडिकेटेड, एम्बेडेड या ल्यूसिड। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ फटाफट से। सोशली कंसोलिडेटेड, सोशली इरेडिकेटेड, सोशली एम्बेडेड या सोशली ल्यूसिड? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एम्बेडेड। तो यहाँ पर जो सोशलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि इस तरह से ये जो इकोनॉमीज होती हैं ये कैसी होती हैं, सोशली एम्बेडेड होती हैं, मतलब जहाँ पर सारी चीज़ें सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर चल रही हैं। जैसे मार्केट्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर मार्केट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो लोग, वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, और मार्केट्स में वही प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको परचेस किया जाता है। ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट्स को परचेस किया जाएगा जो हमारे कल्चर में है या जो चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो हमारा वे ऑफ लाइफ होता है वही हमारा कल्चर होता है। तो इस तरीके से जो हमारे मार्केट्स वगैरह होते हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं जो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन बेसिकली क्या एक चीज हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. स्मिथ सपोर्टेड द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट, दैट इज मार्केट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रेगुलेशन वेदर बाय द स्टेट और अदरवाइज। स्मिथ ने फ्री मार्केट के आइडिया को सपोर्ट करा, बोले मार्केट जो है वो हर एक तरह के रेगुलेशन से फ्री होना चाहिए, चाहे वो स्टेट करे या चाहे वो कोई भी पर्सन करे। मतलब ऐसा ना हो कि पूरे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, आपको मार्केट को ऐसे ही चलाना है, नहीं, मार्केट को फ्री छोड़ दो, जितना फ्री छोड़ोगे मार्केट उतना अच्छे से बूम करेगा। ये जो इकोनॉमिक फिलोसॉफी थी इसको नाम दिया गया लेज़र-फेयर। ये जो फ्री मार्केट या फ्री ट्रेड वाली पॉलिसी थी इसका नाम दिया गया लेज़र-फेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेज़र-फेयर? लेज़र-फेयर का मतलब क्या होता है? ओके, नाउ सुनो, लीव अलोन, स्टे टुगेदर, नॉट टू डू एनीथिंग और कंपोज्ड। क्या होगा करेक्ट आंसर? लेज़र-फेयर, फ्री मार्केट पॉलिसी। सिंपल है, हाँ, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लीव अलोन। अकेला छोड़ दो, जैसे उनको ट्रेड करना है कर लेने दो। आप रूल्स रेगुलेशन, जैसे मान लो आज गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि मार्केट में जो टोमेटो का प्राइस है, मान लो फॉर एग्जांपल वो
40 रुपीज़ पर केजी होना चाहिए, है ना। अब जैसे जनरली आप देखते हो कि जब आप कभी सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हो बाजार में, हाट जाते हो, तो आप उनसे नेगोशिएट कर लेते हो। जब मान लो उसने 40 रुपीज़ केजी बोला, तो आपने अपनी मम्मियों को स्पेशली देखा होगा इस काम में, उन्हें महारत हासिल होती है, तो वो बोलेंगी नहीं नहीं 30 या 30 तो बोलती नहीं, आधा रेट, सीधा आधा रेट, 20 रुपए किलो दे दो, है ना। तो अब वो बोलता है, तो फिर वो नेगोशिएशन थोड़ा सा स्टार्ट होता है कि नहीं नहीं मैडम 20 नहीं, कम से कम 30 ले लो, नहीं 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 30 नहीं 25 दे दो। तो वो क्या कर पा रहा है, वहां पर उसके पास में वो लिबर्टी है कि वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को भेज देगा। मान लो वो जो टोमेटो की कॉस्ट थी, 1 kg टोमेटो की कॉस्ट थी, वो 10 रुपीज थी, वो 40 बेच रहा है। कोई 40 में लेता है तो उसको 30 रुपीज का प्रॉफिट होता है, कोई मान लो 30 में लेता है तो उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। मान लो उसने लास्ट में, उसके पास में बहुत कम टोमेटोज बचे थे, उसको घर भी जाना था, तो उसने कहा फटाफट से जितने मिल रहे हैं उतने में बेच देता हूँ, तो उसने 20 रुपीज केजी में भी भेज दिए। अब उसको तब भी 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितने पे सारी चीजों के में ट्रेड करना है, क्या हमको करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना कॉस्ट हमारा लग रहा है। अब अगर यहाँ रूल्स रेगुलेशन बना दें, गवर्नमेंट बोलते 40 ही रखना है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि लोग खरीदे ही नहीं उन चीजों को, है ना, नेगोशिएशन ना हो पाए, वो सोचेंगे नहीं यार टमाटर खाने ही बंद कर दो, एक काम करो, है ना। तो इसीलिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं होना चाहिए। आप अकेला छोड़ दो, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, इवन ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे मान लो मार्केट में कंपटीशन है, अभी एक ने बोला 40 रुपीज केजी, एक ने बोला हम 38 रुपीज केजी देंगे, एक ने बोला सुनो सब खत्म करो 35 देंगे, है ना। तो वो एक कंपटीशन चल रहा है, हो सकता है इसके टोमेटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए ये 40 दे रहा है। एक आया बोला सुनो कुछ नहीं है 25 रुपए किलो में दूंगा, ठीक है। तो अब इसके टोमेटो की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ज्यादा ऐसे नहीं है, तो लेकिन फिर भी अब जिसको जहां पर जाना है वो वहां से खरीद लेगा। तो कंपटीशन बना रहने दो, अकेला छोड़ दो, जैसे उनको मार्केट में रेगुलेट होना है, जैसे करना है कर लें दो। अगर आप बहुत ज्यादा बाउंडेशंस लगाओगे, अब मान लो आप टैक्स लगा दो, आप फिर कोई और चीज उसके ऊपर लगा दो, तो ऐसे में जो है अच्छे से मार्केट रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, लेजर फेयर की पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। एडम स्मिथ ने बताया था इसके बारे में। फ्री मार्केट हमको इंश्योर करना है। फ्री मार्केट इज मीन्स लीव अलोन। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। लेजर फेयर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश एंथ्रोपोलॉजिस्ट who studied Thorai, the market has significance much beyond its economic functions. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, जिन्होंने धोराई मार्केट को स्टडी करा, एक ऐसा मार्केट जिसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मच बियॉन्ड इट इकोनॉमिक फंक्शंस। यहाँ पर जो लेआउट है मार्केट का वो सिंबलाइज करता है हायरार्कियल इंटरग्रुप सोशल रिलेशंस को इस रीजन में। कौन है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओके, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या एल्फ्रेड गेल। क्या होगा करेक्ट आंसर, सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ फटाफट से। एंड द आंसर इज ऑप्शन, यस इट इज ऑप्शन डी, दैट इज एल्फ्रेड गेल। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, बस उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका अलग था। देखो क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन, एल्फ्रेड गेल ने धोराई मार्केट लेआउट को स्टडी करा, वहां पर सोशल रिलेशंस कैसे थे, हायरार्कियल इंटर ग्रुप। अब ये देखो द हायरार्कियल इंटर ग्रुप सोशल रिलेशंस इन दिस रीजन धोराई मार्केट स्टडी किया गया। तो कौन से सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, ऑब्वियसली एल्फ्रेड गेल। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हो जाता है कि हमारे पेपर में ही ना कहीं पर आंसर लिखा हुआ होता है, हम जल्दबाजी में रहते हैं तो फटाफट आंसर लगाते रहते हैं, और आंसर लिखने के बाद हमको याद आता है कि अरे इसका आंसर तो इधर ही दिया हुआ है, यहीं से ही हमको मतलब समझ में आ जाता। तो थोड़ा अच्छे से रीड कर लिया करो, थोड़ा अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया करो। सो इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन होता है कंप्लीट। हमने थोड़े से ही एमसीक्यूज इसमें अभी डिस्कस करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, पैसेज बेस्ड भी आ सकते हैं, बस हमको आंसर अच्छे से करना है। और आंसर हम कब अच्छे से कर पाएंगे, जब हम बहुत अच्छे से चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने से आप खुद देखोगे कि बहुत सारे आपके खुद के नॉलेज में चेंजेस आ जाएंगे या वो बिल्डअप हो जाएगा। तो चैप्टर को रीड करो, कहीं किसी तरह का कोई डाउट आता है तो वो
आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम और भी डिटेल में और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते जाइए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ और उन्हें भी इस 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स का फायदा लेने दो। आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। तो देरी किस बात की, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।